Assalamu alaikum, dear students of class 12th. This is the lecture for class 12th. My dear students, we are going to start the unit number 2. हम अपने सिलेबस का दूसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स. ठीक है. एज फार एज दिस जेनेटिक्स इज कंसर्न, आप चाहे 12th के एग्ज़ाम के हिसाब से देखो या नीट के हिसाब से देखो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. दिस जेनेटिक्स सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. तो बात करेंगे आज इस जेनेटिक्स के बारे में. ठीक है. नाउ एज फार एज दिस genetics is concerned, this term genetics was coined by Bateson in 1905. This term genetics was coined by Bateson in 1905. आपने जेनेटिक्स का नाम जब भी सुना होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो आपने इस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा बेटा, जिसका नाम है ग्रीगर जोहन मेंडल. आपने इस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम है ग्रीगर जोहन मेंडल. दिस ग्रीगर जोहन मेंडल is known as father of genetics. He is known as father of genetics. The first important point regarding genetics is that the term genetics was coined by Bateson in 1906, but Gregor Johann Mendel, he is known as father of genetics. और ग्रीगर जोहन मेंडल का इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको पता है ग्रीगर जोहन मेंडल का नाम खुसूसन एक प्लांट के साथ वाबस्ता है, जिस प्लांट का नाम है पाइसम सेटाइवम, कॉमनली जिसको पी प्लांट कहा जाता है. ग्रीगर जोहन मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इस प्लांट पे किए हैं. दैट इज द रीजन ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. अब थोड़ा सा मैं आपको बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं. यहाँ पे ग्रीगर जोहन मेंडल जो है 1822 में पैदा हो गया है और ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, और 1884 में इसकी डेथ हो गई. आई रिपीट, दिस ग्रीगर जोहन मेंडल जो है, इसको 1882 में इसकी पैदाइश है और 1884 में इसकी डेथ हो गई है. तो आप देखो, टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय 1905. ग्रीगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मगर इसकी डेथ हो गई है 1884. क्या वजह है कि मेंडल ने जेनेटिक्स पे तब काम किया जब जेनेटिक्स कोई ब्रांच ही नहीं माना जाता था. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स स्टार्टेड अराउंड 1900. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो किताबों पे नहीं लिखा है. ये जो ब्रांच, जिस ब्रांच को आज हम बताते हैं जेनेटिक्स, अभी क्या वो ब्रांच है वो तो डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ब्रांच आज के ज़माने में जेनेटिक्स कहलाता है, ये ब्रांच स्टार्ट हो गया 1900 में. क्यों 1900 में स्टार्ट हो गया? बिकॉज अराउंड 1900 मेंडल्स वर्क वाज रिडिस्कवर्ड. ठीक है. मेंडल ने जो काम पी प्लांट पे बच्चे किया, तो वो पी प्लांट वो पी प्लांट पे जब इसने काम किया, वो दुनिया को दिखा ही नहीं. आई विल टेल यू द रीजंस. और अराउंड 1900 मेंडल्स वर्क वाज रिडिस्कवर्ड. फिर से इसकी किताब का ये जो पन्ना खुल गया और अल्टीमेटली दुनिया को लगा कि ग्रीगर जोहन मेंडल जो है, इसने कोई जबरदस्त काम किया है. दैट इज द रीजन इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कहा गया, लेकिन पोस्ट्यूमसली इसकी डेथ हो गई थी. अब बात करते बेटा, वो सारी बातें हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन बात करते हैं जेनेटिक्स क्या है. एक कॉमन लैंग्वेज में अगर जेनेटिक्स को स्टडी करना है, इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स. ठीक है. जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी जीन्स, और इट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ जीन्स. और जेनेटिक्स क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ it deals with the study of heredity and variation. Genetics क्या है? It is that branch of biology which deals with the study of heredity and variation. It deals with the study of heredity and variation. So genetics एक ऐसा ब्रांच, heredity क्या है, variation क्या है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे,
लेकिन जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है किसके साथ बेटा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एक और टर्म अगर हम इसका लिखेंगे बेटा, इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन। जेनेटिक्स जो है ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, लेकिन वो वाले जो कैरेक्टर्स है दैट कैन बी सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो एक और टर्म में अगर इधर लिखूंगा बेटा, इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द मैकेनिज्म ऑफ transmission in which the mechanism of transmission of characters और ये कैरेक्टर्स क्या हो सकती है बेटा, दे कैन बी रिजेम्बलेंसेस और दे कैन बी डिफरेंसेस। वो रिजेम्बलेंस भी हो सकता है, वो डिफरेंस भी हो सकता है। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ transmission of characters, both the resemblances as well as differences from parents to offsprings, ठीक है। now this branch of biology is called as genetics। या तो आप बताओ बेटा, genetics it is that branch of biology which deals with the study of genes। point number second, in the genetics we study the heredity and variation, or it is that branch of biology in which the mechanism of transmission of characters, हाँ, कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। वो क्या होते हैं बेटा, वो कैरेक्टर्स दे कैन बी रिजेम्बलेंस, जो एक ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर पेरेंट से रिजेंबल करता है। दे कैन बी डिफरेंसेस, एक ऑफस्प्रिंग जो होता है नो डाउट वो अपने पेरेंट की शक्ल का होता है मगर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, विद देयर आर सम डिफरेंसेस। सो दे कैन बी रिजेम्बलेंसेस एज वेल एज डिफरेंसेस and the characters are always transmitted from parents to offspring। इसी ब्रांच को कहा जाता है बेटा जेनेटिक्स। अब हेरिडिटी क्या है, अब हम बात करेंगे बेटा हेरिडिटी और वेरिएशन की। नाउ हेरिडिटी यही है जो मैंने अभी लिखा था बेटा, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है बेटा वरासत में मिलना। हेरिडिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। It is the transmission of characters from parents to offspring। It is the transmission of characters। It is the transmission of characters। कहां से characters transmit होते हैं? From parents to the offspring। ठीक है बेटा। So this phenomenon is called as heredity। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बेटा जो किताबों पे नहीं है, कैसे एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से कैरेक्टर इनहेरिट करता है? क्या हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि अब हमें कैरेक्टर्स दे दो और वो कैरेक्टर्स हम हाथ में लेते हैं? नहीं, कैरेक्टर्स आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। कैरेक्टर्स हमेशा ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन, और जीन्स जो है दे आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम्स। दे आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। कोई तो वे आउट होगा ना जिसकी वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या वे आउट है? कैरेक्टर्स जो है बेटा इनको कंट्रोल करता है जीन, और जीन जो है वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है बेटा, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जो डैश डैश में डाल रहा हूं, दीज आर एक्चुअली द जीन्स। ये जीन फॉर एग्जांपल शेप ऑफ द नोज को कंट्रोल करता है, ये जीन हेयर कलर को कंट्रोल करता है, ये जीन कंट्रोल करता है हाइट को, ये जीन कंट्रोल करता है स्किन कलर को। इन द सेम वे अदर जीन्स कंट्रोल फॉर अदर कैरेक्टर्स। सो अब रास्ता कैसे है, तरीका कौन सा है कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना? बेटा हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। ठीक है बेटा, 46 क्रोमोसोम में या तो आप 46 लिखते हो या तो आप जिगर मेरा आप लिखते हो 23 पेयर्स। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम की कॉपीज होती है। फॉर एग्जाम्पल वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ये तो सच है कि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी डिप्लॉयड इफ इट कंटेन्स होमोलॉगस इफ इट कंटेन्स क्रोमोसोम व्हिच आर इन पेयर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं बेटा, हमारा अगर क्रोमोसोम नंबर 1 ये है, क्रोमोसोम नंबर की एक और कॉपी है। ठीक है, दैट मींस हमारे 23 क्रोमोसोम्स जो है
23 chromosomes are present in two copies, that is they become 46. तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो वाला ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज है, या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक जीन की दो दो कॉपीज है। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर के बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी होता है और एक क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है बेटा। सो ऑन दिस ये जो दो क्रोमोसोम्स मेरे पास है, एक क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म में पैटर्नल होता है और एक क्रोमोसोम की कॉपी होती है बेटा मैटरनल। दैट मींस अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, इसमें 23 क्रोमोसोम पैटर्नल है और 23 क्रोमोसोम क्या है बेटा मैटरनल। सो इन द सेम वे ये तो बात सामने आ गई, हम तो कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन वो कैरेक्टर्स अल्टीमेटली ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि जब एक सेट क्रोमोसोम फादर से आता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से आता है, जब वो फ्यूज होता है तो फिर से एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। वही मेरा मानना था, वही मुझे बोलना था बेटा कि हम कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैरेक्टर्स हम ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब बात करते हैं बेटा वेरिएशन की, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल्स, डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। मैं आपको बेटा सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। एक पेरेंट है बेटा, एक पेरेंट एल्गोराइड P1 ये दूसरे पेरेंट के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और इनसे एक ऑफस्प्रिंग आता है, ठीक है। अब ये जो ऑफस्प्रिंग है, लेट इट बी इसका जो मतलब लेट इट बी ये जो ऑफस्प्रिंग है, इसने कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर किए पेरेंट 1 से फादर से, जिसको मैं पैटर्नल नाम रखूंगा, और कुछ कैरेक्टर्स इसने ट्रांसफर किए हैं मैटरनल से, ठीक है। एक ऑफस्प्रिंग जो होता है बेटा, एक बच्चा जब पैदा होता है, आपने अक्सर सुना होगा कोई आपका रिलेटिव आता है बोलता है इसकी नाक जो है इसके बराबर मम्मा की जैसी है, इसकी आईज जो है बिल्कुल पापा की जैसी है। वो तो होता है हेरिडिटी, कैरेक्टर्स तो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, लेकिन कभी भी मेरे बच्चों आप ऐसा नहीं देखोगे एक ऑफस्प्रिंग जो होगा इट विल बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। क्या आपने कभी देखा कि कोई बच्चा पैदा हो गया और वो 100% रिजेंबल करता है पेरेंट से? नहीं। और उसी फिनोमिनन को बोला जाता है बेटा वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंसेस व्हिच एन ऑफस्प्रिंग शो फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। So the differences between offspring and parents, it is called as variation, or differences between the individual members of same species, they are also called as variation. इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करते हैं मेरे बच्चों, इसी को कहा जाता है जेनेटिक्स। नाउ वेरिएशन की बात करते हैं। नाउ एज फार एज दिस वेरिएशन इज कंसर्न, वेरिएशन दो टाइप्स का है। One types of variation are called as somatic variation. Another type of variation is called as germinal variation. ठीक है, बहुत आसान है। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है? वो वाली वेरिएशन जो और एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल्स में या सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है, उस वेरिएशन को बोला जाता है सोमैटिक वेरिएशन। और वो वाली वेरिएशन जो एक ऑर्गेनिज्म के गमीट्स में पाई जाती है, उस वाली वेरिएशन को कहा जाता है बच्चों जर्माइनल वेरिएशन। एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल में अगर वेरिएशन है तो उसको कहा जाता है सोमैटिक वेरिएशन, और अगर ऑर्गेनिज्म के जर्माइनल सेल्स में गमीट्स में वेरिएशन है उसको कहा जाता है जर्माइनल वेरिएशन। एंड रिमेंबर दैट जर्माइनल वेरिएशंस आर हेरिटेबल, दैट मींस इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम parents to offspring, while somatic variations are non-heritable, they will not be transferred from parents to the offspring, because जब एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो होता ये है बेटा सिर्फ गमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सोमैटिक सेल्स का कोई रोल नहीं है। अगेन आई विल डिस्कस वेरिएशन के और दो टाइप्स की बात करेंगे। वन टाइप्स ऑफ वेरिएशंस आर कॉल्ड एज continuous variation. Another type of variation are called as discontinuous variation. I repeat, one type of variation it is called as continuous variation.
Another types of variation, it is called as discontinuous variation. Continuous variation क्या है? वो वाली variation जो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है. That means small variation. Those variations which are very small and indistinct, they are called as continuous variation. मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा ह्यूमन हाइट के बारे में. आप अपने क्लास में देखोगे बेटा, आप अपने क्लास में जो लेट इट बी आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं और इन 40 स्टूडेंट्स की आप हाइट अगर आप एनालाइज करोगे, इस हाइट में अगर आप वेरिएशन देखोगे, कोई आप में से 5.2 फीट होगा, कोई आप में से 5.4 होगा, कोई आप में से 5.6 होगा, कोई आप में से 5.1 होगा. दैट मींस उतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है. कोई ऐसी वेरिएशन जो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इनडिस्टिंक्ट स्मॉल वेरिएशन, इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस वेरिएशन. डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, कोई एक ऑफस्प्रिंग है जिसकी हाइट है 5.6, ठीक है, लेकिन एक यहां से एक दीवार बंदा है जिसका हाइट है 1.5 फीट, ठीक है. तो जब आप इसको इसके साथ वेरिएशन करते हो, ये वेरिएशन बड़ी है. This type of variation it is called as discontinuous variation. I repeat, this type of variation is called the variations which are large and they are easily visible. This type of variation is called as discontinuous. सड़क पे चलते चलते आप लंबे से एक इंसान को देखते हो जो 7-8 फुट बड़ा है. That is an example of discontinuous variation. ठीक है, तो बात आ गई बेटा वेरिएशन की. अब वेरिएशन का मसला है, दुनिया में वेरिएशन जो है, वेरिएशन दो टाइप्स का है. वेरिएशन दो तरीके से आती है, ठीक है. नाउ वेरिएशन जितनी भी है, दो ही तरीके हैं वेरिएशन आने के. ईदर द वेरिएशन कैन ऑकर बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और वेरिएशन कैन ऑकर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. या तो वेरिएशन का ओरिजिन क्रॉसिंग ओवर से है या तो वेरिएशन का ओरिजिन म्यूटेशन से है. मेरे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं. दुनिया में जितनी भी वेरिएशंस हैं वो दो ही इनका ओरिजिन या तो क्रॉसिंग ओवर से या तो म्यूटेशन से. अब रिमेंबर ऑलवेज, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम आप क्या बताते हो? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऑफस्प्रिंग जो होगा वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होगा वो जेनेटिकली क्या होंगे बेटा? सिमिलर. सो क्रॉसिंग ओवर से जो वेरिएशन आती है, इसी वेरिएशन को कहा जाता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होगा. जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब तब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा. लेकिन म्यूटेशन का क्या मसला है? एज पर एज दिस म्यूटेशन इज कंसर्न, म्यूटेशन तो हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, लेकिन हाँ, म्यूटेशन से जो वेरिएशन होगी वो लार्ज होगी. That this type of variation it is called as discontinuous variation. So variation which occur due to crossing over, they are called continuous variation, and variation which occur due to mutation, they are called as discontinuous variations. ठीक है, ये थोड़ा सा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको जेनेटिक्स के रिलेटेड दिया. ठीक है, नाउ जेनेटिक्स के ब्रॉडली क्लासिफाइड जेनेटिक्स के तीन ब्रांच हैं. One type of genetics it is called as classical genetics. Another type of genetics it is called as molecular genetics. Another branch it is called as molecular genetics. Third वाला जो branch है it is called as population genetics. This population genetics is also called as evolutionary genetics. I repeat it once again. Genetics is broadly classified into three broad categories. One, it is called as classical genetics. Second one, it is called as molecular genetics. And third one, it is called as population genetics. कौन सा genetics मेरे बच्चों, कौन सा genetics classical genetics है? बहुत आसान है. genetics जिसमें आप मेंडलिज्म पढ़ते हो, हाँ, मेंडल की लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें आप सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हो, जिसमें आप लिंकेज पढ़ते हो, इस वाले ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स को कहा जाता है क्लासिकल. क्लासिकल मींस ओल्ड जेनेटिक्स. that branch of genetics in which we study the Mendelian laws, in which we study the sex determination, in which we study linkage, that branch of biology is called as classical genetics. और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या आ गया? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वो वाला जेनेटिक्स है जिसमें आप जिगर पढ़ते हो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो बेटा रेप्लिकेशन, जिसमें आप पढ़ते हो
डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस फिनोमिनन को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये वाला जो ब्रांच, latest branch of genetics in which we study structure of DNA and its expression। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनाना और आरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। उसके बाद थर्ड वाला जो जेनेटिक्स है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। In this population genetics, we study the change in the allele frequencies in population। और in short एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम इवोल्यूशन को स्टडी करेंगे। दैट इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मेरे बच्चों, आपको बॉटनी में दो टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स है। एक ब्रांच आपको क्लासिकल जेनेटिक्स है और दूसरा मेरे बच्चों आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। तो ये ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स हमने इसमें डिस्कस किया। अब बात करेंगे बेटा ग्रीगर जोहान मेंडल के रिलेटेड। नाउ मेंडलियन जेनेटिक्स की बात करेंगे, इसी साइंटिस्ट का नाम करेंगे बेटा जिसका नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, और शॉर्ट में इसको मेंडल भी कहा जाता है। क्या मसला है इस साइंटिस्ट का जिसका नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल? अब याद रखो बेटा, ग्रीगर जॉन मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट है जो 1882 को पैदा हो गया और 1884 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, 22 जुलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 जुलाई 1882 में ये पैदा हो गया और 1884 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, दिस ग्रीगर जॉन मेंडल वर्कड ऑन पी प्लांट। इस ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या किया? पी प्लांट पे काम किया। किस डेट में? 1856 से 1863। ठीक है, इस डेट में दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट ए गैप ऑफ 7 years। कंटिन्यूअसली इसने पी प्लांट पे काम किया। क्या काम किया? ही वर्कड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। इसने पी प्लांट पे काम किया। क्या काम किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स इसने पी प्लांट पे किए। कंटिन्यूअसली इसने काम किया 7 साल, 1856 से 1863। अल्टीमेटली 1866 में इसने अपना जो काम है वो एक जर्नल में पब्लिश किया। आई रिपीट, 1866 में ग्रीगर जॉन मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क। ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल ने जो काम पी प्लांट पे किया था, ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन ए जर्नल। जिस जर्नल का नाम मैं आपको अभी बताऊंगा बेटा, इसने अपना काम पब्लिश किया, बट हार्डली गॉट एनी अटेंशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जर्नल क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे बेटा जर्नल एक ऐसा साइंटिफिक पेपर होता है जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट, जो भी कोई साइंटिस्ट दुनिया में कोई नया काम करता है वो उसको पब्लिश करता है, और जब वो साइंटिस्ट उस काम को पब्लिश करता है वो अल्टीमेटली वो दुनिया के सारे साइंटिस्ट को जाता है। मेंडल ने जब कंटिन्यूअसली पी प्लांट पे काम किया, 7 साल इसने पी प्लांट पे काम किया, अल्टीमेटली इसने अपना काम जो हाइब्रिडाइजेशन का काम इसने किया था, इसने 1886 में पब्लिश किया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा? हिज वर्क डज नॉट गेट एनी अटेंशन। इसको दुनिया में, इसके वर्क को दुनिया में कोई अटेंशन नहीं मिला। अल्टीमेटली इन 1884 ही डाइड बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। He died of kidney failure and he was quite disappointed at the time of his death। क्योंकि 7 साल कंटिन्यूअसली पी प्लांट पे काम करना एंड अप्रोक्सीमेटली 25,000 प्लांट्स मेंडल ने कल्टीवेट किए थे। 7 साल में मेंडल ने 25,000 प्लांट्स ने कल्टीवेट किए थे और 1884 में इसकी डेथ हो गई। And he was quite disappointed at the time of his death because his work remained unnoticed। मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड। इसके काम को दुनिया ने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। एंड रीजंस क्या है? रीजंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बात अराउंड 1900 3 साइंटिस्ट्स आ गए बेटा। 3 साइंटिस्ट्स इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। यहां बेटा एक रिवॉल्यूशन आ गया।
three scientists which independently rediscovered, इन्होंने rediscover किया मेंडलियन वर्क को. The three scientists in three different countries independently rediscovered Mendel's work. क्या काम किया बेटा कि तीन साइंटिस्ट्स आ गए जिन्होंने रिडिस्कवर किया मेंडलियन वर्क को, और दुनिया को पता चला कि मेंडल ने जो काम किया था 1866 में, जो काम इसने पब्लिश किया वो तो बहुत बड़ा काम था. तो उसी वजह से बुनियाद जो इस जेनेटिक्स की है 1900 में इसकी बुनियाद आ गई. तो देखते बेटा उन तीन साइंटिस्ट्स का नाम. एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा ह्यूगो डिवेरीज. दूसरे साइंटिस्ट का नाम है बेटा कार्ल कॉरेंस, और तीसरे साइंटिस्ट का नाम है शिरमैक. First one, Hugo de Veries. Second one, Carl Correns. Third one is known as Schermak. This Hugo de Veries was from Holland. Holland. This was from Germany. And this Schermak was from Austria. Holland, Germany and Austria. आपको पता है बेटा ह्यूगो डी वेरीज का नाम म्यूटेशन के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इसने म्यूटेशन थ्योरी दी है बेटा. As far as this Hugo de Veries is concerned, इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना बेटा. ह्यूगो डी वेरीज ने एक प्लांट पे काम किया है जिसका नाम है आइनोथीरा. पूरा नाम है आइनोथीरा लेमार्कियाना. इसका कॉमन नेम है इवनिंग प्रिमरोज. इसका पूरा नाम है इवनिंग प्रिमरोज. कार्ल कॉरेंस ने मेज प्लांट पे काम किया है, और कार्ल कॉरेंस जो है बेटा इसका नाम जुड़ा है एक इंपॉर्टेंट जिनको आप मेंडेलियन लॉज बोलते हो, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वो अल्टीमेटली प्रपोज किए हैं कार्ल कॉरेंस ने. और शिरमैक जो है इसने ही वर्कड ऑन डिफरेंट प्लांट्स. इसने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर काम किया है. शिरमैक जो है इसने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर काम किया है. ठीक है. So these were the three scientists which independently rediscovered Mendelian work. तो बात करेंगे बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें. ठीक है. सबसे पहली बात जो मेंडलिज्म के साथ रिलेटेड है वो पी प्लांट. Why Mendel selected pea plant? मेंडल ने बेटा क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया? The first reason was pea plant जो था it had a short life cycle. पी प्लांट के ऊपर पी प्लांट जो है इसका लाइफ साइकिल जो था शॉर्ट था. सेकेंड वन वाज इट वाज इजी टू कल्टिवेट. इसको कल्टिवेट करना भी क्या था बेटा इजी. पी प्लांट पे जो था बेटा इस पे जो कैरेक्टर्स थे वो पूरे के पूरे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाया है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्या मतलब है. बाय कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब एक प्लांट टॉल था 6 to 7 फीट, दूसरा डिवार्फ था 1.5 फीट. इसी को कहा जाता है कंट्रास्ट. ब्लैक कलर व्हाइट कलर कंट्रास्ट. ठीक है. इसी को रेड कलर फ्लावर व्हाइट कलर फ्लावर, इसी को कहा जाता है बेटा कंट्रास्ट. उसके बाद बेटा पी प्लांट के रिलेटेड पी प्लांट जो था एक डिप्लॉयड प्लांट था जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 14 था. तो डिप्लॉयड में ये फायदा है हर किसी क्रोमोसोम की दो कॉपीज. सबसे इंपॉर्टेंट जो था पी प्लांट जो था इसमें बाइसेक्जुअल फ्लावर था. बाइसेक्जुअल फ्लावर से क्या हो जाएगा बेटा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा और इसमें जिगर क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा. सो दीज वेर सम इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट. क्यों मेंडल ने सिलेक्ट किया पी प्लांट? बिकॉज इट हैड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, it was easy to cultivate, it had a contrasting characters, and another important thing is that it is diploid. और सबसे important जो था ये bisexual था. ठीक है. उसके बाद बेटा बात करेंगे why Mendel's work remain unnoticed. क्यों Mendel's work unnoticed रहा वो मैं आपको बताऊंगा बेटा. Now we'll discuss the why Mendel's work remain unnoticed. Mendel's work remained unnoticed. कितने टाइम? Mendel's work was rediscovered after 34 years.
It was a gap of 34 years, and after a gap of 16 years आफ्टर डेथ, मेंडल के 16 साल बाद इसका काम रिडिस्कवर किया गया, क्योंकि 1866 में इसने पब्लिश किया था। ठीक है, मेंडल्स वर्क रिडिस्कवर्ड आफ्टर 16 इयर्स ऑफ हिज डेथ, और 34 इयर्स जब इसने बेटा आफ्टर 34 इयर्स जब इसने काम अपना पब्लिश किया था। So what are the major reasons Mendel's work remain undiscovered, unnoticed for a longer time? The first important reason is that some say that मेंडल ने बेटा जिस जर्नल में पब्लिश किया था वो एक ओबस्क्योर जर्नल था। इट वॉज एन ओबस्क्योर जर्नल। ओबस्क्योर जर्नल का मतलब है कि इस जर्नल का लेस सर्कुलेशन था। इस जर्नल का, ओबस्क्योर जर्नल का मतलब है कि इसका जो सर्कुलेशन था वो बहुत कम था। जैसा कि मेरे बच्चों, अगर किसी को ऐड देना होगा, एडवर्टाइजमेंट देना होगा, तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं ग्रेटर कश्मीर में ऐड देना रादर देन द आफ्ताब। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ग्रेटर कश्मीर को प्रेफर करते हैं रादर देन द आफ्ताब। इन द सेम वे जर्नल्स का एक लेवल होता है। कुछ जर्नल्स बहुत अच्छे होते हैं जिनका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जिनका लेस सर्कुलेशन होता है। अब जो पेपर मेंडल ने पब्लिश किया था, इस पेपर का क्या नाम था? इस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। इस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। जिस जो पेपर मेंडल ने खुद लिखा, इस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स, और जिस जर्नल में बेटा इसने पब्लिश किया था इसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मैं लिखूंगा इधर बेटा, इस जर्नल का नाम था द प्रोसीडिंग of the Brun Society, the proceeding of the Brun Society of Natural History, आप इसको कॉपी करो बेटा साथ साथ, कि पेपर का नाम ये था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड, और जर्नल का नाम था द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो पहला रीजन ये था कि मेंडल ने अपना काम ऑब्सक्योर जर्नल में पब्लिश किया। सेकंड रीजन क्या था? सेकंड रीजन जो था, साइंटिस्ट्स वेयर बिजी विद डार्विनिज्म। साइंटिस्ट क्या थे बेटा? साइंटिस्ट्स वेयर बिजी विद द डार्विनिज्म। और डार्विनिज्म क्या था? डार्विनिज्म इज ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो दौर मेंडलियन जेनेटिक्स का था, जब मेंडल ने काम किया, एट द टाइम people or throughout the world scientists were busy with the Darwinism। ठीक है, ये दूसरा रीजन था। One of the important reasons was Mendel's ideas were ahead of the time। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही था, मेंडल के जो रीजंस थे, his reasons were ahead of the time। एड ऑफ द टाइम मतलब क्या था बेटा? इसका जो मेंडल का दिमाग बहुत तेज दिमाग वाला था। हिज आइडियाज वेयर अहेड ऑफ द टाइम। सो उस टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा? साइंटिस्ट को इसका काम दिखा ही नहीं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मेंडल्स, व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड, एक ऐसा रीजन था जब आपको खुद कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। पी प्लांट के बाद मेंडल ने एक दूसरे प्लांट के ऊपर काम किया जिसका नाम था हाइरेशियम। इस हाइरेशियम प्लांट का नाम था बेटा, कॉमन नेम हॉकवीड। ठीक है, मेंडल ने जब हाइरेशियम प्लांट पे वही काम किया जो काम इसने पी प्लांट पे किया, तो इसको हाइरेशियम प्लांट पे रिजल्ट नहीं आया। जब हाइरेशियम प्लांट पे मेंडल को बेटा रिजल्ट नहीं आया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? ही वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। इसको लगा शायद मेरा काम ही गलत है। तो ये भी एक रीजन था व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड। इसकी वजह से क्या हो गया? मेंडल को इट वॉज ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देयर वॉज ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मेंडल। उसकी वजह से मेंडल का जो काम है इसको खुद ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम। अब बेटा एक और सेगमेंट की बात करेंगे, रीजन फॉर सक्सेस।
क्या इतना जबरदस्त काम किया था मेंडल ने जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है बेटा? रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मेंडल की सक्सेस का लक। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा लक प्लस हार्डवर्क गिव्स सक्सेस। लक क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा बेटा। दूसरा रीजन फॉर मेंडल सक्सेस हार्डवर्क। इन सब की रीजंस में आपको बताऊंगा। पहला रीजन जो था लक, दूसरा रीजन जो था बेटा हार्ड वर्क, तीसरा रीजन जो था, थर्ड रीजन वाज साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, और फोर्थ रीजन जो था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल किया गया था। प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल किया गया जेनेटिक्स में। ठीक है, अब इन चार रीजंस को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस? लक। मेंडल को क्या लक ने फेवर किया? यस, मेंडल को लक ने फेवर किया। व्हाई? बिकॉज मेंडल को एनकाउंटर नहीं हो गया किसके साथ? लिंकेज के साथ। बिकॉज ही डिड नॉट एनकाउंटर्ड linkage. He did not encountered linkage in his experiments. मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट किए, इसको इन एक्सपेरिमेंट्स में लिंकेज नहीं आया। ठीक है, ये तो मेंडल को लक ने साथ दिया। अब लिंकेज क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। मेंडल को लिंकेज क्यों नहीं आया वो भी आगे, थोड़ा सा मैं यहां लिंकेज के रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। जैसा इसी लेक्चर में मैंने आपको अभी बताया बेटा, जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, अभी तो मैंने कहा आपको। अब फॉर एग्जांपल दिस इज जीन ए, then it is gene B. ठीक है, the two genes which are very close on a chromosome, this is gene C, D, E, F and G. The two genes which are very close on a chromosome, like A और B जो है, A और B जो gene जो है, they are very close. The two genes which are very close together on a chromosome, these two genes are called as linked genes. The two genes, दो जीन्स जो आपस में बहुत क्लोज है क्रोमोसोम के ऊपर, उनको कहा जाता है बेटा लिंकेज। और हमेशा याद रखना, ये दो जीन्स आपस में एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते, ये ट्रांसफर होते हैं एक साथ फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। देयर ट्रांसमिशन टुगेदर इट इज कॉल्ड एज लिंकेज। द ट्रांसमिशन ऑफ linked genes from parents to offspring, this phenomenon is called linkage. बेटा मुझे लिंकेज अलग से पढ़ाना है। ठीक है, तो यहां आपको बताओ लिंक्ड जीन्स और लिंकेज आपको समझ आया। लेकिन मेंडल को क्या लक ने साथ दिया? मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने सिलेक्ट किए पी प्लांट के, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उन 7 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते थे 7 जीन्स, जिनको मेंडल ने नाम दिया फैक्टर्स। जीन तो जॉनसन ने टर्म कॉइन की है, उसको मेंडल ने नाम दिया फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन लकीली मेंडल को ये आया, उसको पता तो नहीं था, लेकिन लकीली मेंडल को ये आया, इन 7 जीन्स जो है, ये वाले 7 जीन्स जो इन 7 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते थे, नो डाउट दे वर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7। दे वर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7। बट लकीली वो जीन्स आपस में क्लोज नहीं थे, बल्कि वो जीन्स आपस में दूर दूर थे। ठीक है, तो लकीली क्या हो गया, वो वाले जीन्स आपस में क्लोज नहीं थे, वो वाले जीन्स आपस में दूर दूर, इवन इफ the genes were present on the same chromosome but they were not linked. Had it been the case कि वो वाले linked genes होते तो मेंडल को रिजल्ट कभी नहीं आया। तो ये हो गई बात बेटा लक की। तो हार्डवर्क ये था, he had a knowledge of hybridization. ये जो था बेटा मेंडल, he had a knowledge of hybridization and approximately 25,000 plants मेंडल ने कल्टीवेट किए। 7 साल कंटिन्यूअसली एक प्लांट पे काम करना, ये तो बेटा छोटी बात नहीं है। 25,000 प्लांट बहुत होता है। ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड का क्या मतलब है? ही हैड अ नॉलेज। ऐसा नहीं था कि मेंडल को कोई नॉलेज नहीं था। ऑल्दो ही हैड अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, ऑल्दो ही हैड अ फिजिकल बैकग्राउंड, लेकिन ही डू हैड अ नॉलेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
बिकॉज इसका कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के साथ कांटेक्ट था, जैसे वन ऑफ द साइंटिस्ट वाज नाइजेली। नाइजेली ही वो साइंटिस्ट था जिसने मेंडल को कहा था आप पी प्लांट के बदले हाइरेशियम पे काम करो। जब हाइरेशियम पे काम किया रिजल्ट आया ही नहीं तो वो डिसअपॉइंट हो गया। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस was probability and binomial theorem। फर्स्ट टाइम मेंडल ने या जेनेटिक्स में probability और binomial theorem को इस्तेमाल किया गया, तो यही कहा जाता है बेटा this was one of the reasons for Mendel's success। and यही बेटा मेंडलिज्म है कि मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया। अब बात करते हैं बेटा मेंडल ने क्या काम किया। तो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो आपको पता है, लेकिन मेंडल ने किया जिधर आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। मेंडल ने जो काम किया इस काम का नाम है बेटा आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। लास्ट सेगमेंट इस टॉपिक का मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा। मेंडल ने आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन किया। आपको पता है पॉलिनेशन एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन अगर पॉलिनेशन ह्यूमन इंटरवेंशन से हो जाएगा, कंट्रोल्ड कंडीशंस में हो जाएगा, उसी को कहा जाता है मेरे बच्चों आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा बेटा आपको पता है एक पी प्लांट है। अब दो टेक्निक में आपको बताऊंगा, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, दो टेक्निक्स में आपको बताऊं, एक इमेस्कुलेशन दूसरा बैगिंग। ठीक है, अब इमेस्कुलेशन क्या होता है। एक पी प्लांट है, ऐसे इस पी प्लांट का जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है, ये स्टैमन है और ये इसमें कार्पल है। ठीक है, एक पी प्लांट में स्टैमन भी है और एक पी प्लांट में कार्पल भी है। नाउ रिमेंबर ऑलवेज माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इस फ्लावर में चांसेस है कि इस फ्लावर में हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन मेंडल को जरूरी है, मेंडल चाहता है इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकता है। अगर इस फ्लावर में एंथर को रिमूव किया जाएगा, दिस रिमूवल ऑफ एंथर्स इन बड कंडीशन इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन। एक प्लांट में अगर प्रिवेंट करना है सेल्फ पॉलिनेशन तो वो कैसे हो जाएगा, इमेस्कुलेशन से। इमेस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर्स इन बड कंडीशन। जब एक फ्लावर में एंथर को रिमूव किया बड कंडीशन में ही, तो अब उसमें चांसेस नहीं है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये हो गया बेटा इमेस्कुलेशन। दूसरा जो टर्म है दैट इज कॉल्ड बैगिंग। ठीक है, ये प्लांट है, इसमें एंथर्स रिमूव तो किए हैं, लेकिन इस प्लांट के ऊपर कार्पल तो है, इस फ्लावर के ऊपर कार्पल है। अब पॉलिनेशन तो नेचुरल है, कोई भी पोलन स्टिग्मा के ऊपर बैठ सकता है, स्टिग्मा एक्सपोज्ड है। तो मेंडल ने क्या किया, अनवांटेड पोलन ग्रेन को बचाने से इस फ्लावर को कवरिंग की। दिस कवरिंग अराउंड द फ्लावर इज कॉल्ड एज बैगिंग। एक पेपर बैग इस फ्लावर के इर्द गिर्द लगाया, इस पेपर बैग को इस फ्लावर के इर्द गिर्द लगाना, this phenomenon is called as bagging। So these two techniques, emasculation and bagging, they are helpful in promoting artificial self and artificial cross pollination। So this was the first introductory lecture regarding the classical genetics। I hope you have understood। कोई भी confusion है तो आप ग्रुप में मुझे बेटा बता सकते हो।